नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस एक बार फिर से घिर गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है जिसमें वो कांग्रेस की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर अब हमलावर है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Is basically the fundamentals of secularism. ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है। दावा है कि ये कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो है। बीजेपी का दावा है कि इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 को हटाने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। In a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ऑडियो जारी करने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। इस क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। धारा 370 बीजेपी के एजेंडे में रहा है। मोदी सरकार ने इसे खत्म किया। ऐसे में दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया। संबित पात्रा ने तो कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टी बता दिया। दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं। वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के प्यार से जोड़ दिया। कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी का संदेश ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। ऑडियो पर घमासान हुआ तो दिग्विजय सिंह सफाई देने आ गए। उन्होंने अंग्रेजी समझ का हवाला दिया और कहा कि कुछ लोगों को शैल और कंसीडर का अंतर नहीं पता है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध 370 लागू करने के तरीके पर है और कांग्रेस ने इसी आधार पर संसद में भी विरोध किया। आज तक ब्यूरो। दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लगातार हमलावर हो गए हैं और बार बार उनसे और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है। I think this is actually a reflection of the
mindset of the Congress party, which has sown the seeds of separatism in Kashmir and which is also facilitating the Pakistan or the Islamabad designs in the valley. And whenever Congress party talks like this, it's a music to the ears of Islamabad, and it ends up further perpetuating terrorism, militancy in Jammu and Kashmir. ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। दिग्विजय को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का साथ जरूर मिला है, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से जवाब दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है, इस प्रकार के बातें पहले भी बहुत कर चुके हैं और कांग्रेस हमेशा से एंटी इंडिया बात करती है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो कि हम इंडिया में सरकार बना सकें। और आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा है अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily. पाकिस्तान और 370 पर कांग्रेस नेताओं की विवादित बोल की फहरिस्त लंबी है। बीजेपी बार बार उनके बयानों पर कांग्रेस को घेरती है, लेकिन लगता है कि कुछ नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तुत संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प स्वीकृत हुआ। 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन कश्मीर का इतिहास बदला, जिस दिन कश्मीर की नई इबारत लिखी गई। संसद ने बहुमत से धारा 370 को खत्म कर दिया। इस तारीख को गुजरे 2 साल हो गए, लेकिन 370 पर विवादित बयानों का सिलसिला नहीं थम रहा। कांग्रेस में अपने बयानों से विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर 370 पर बयान देकर घिर गए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. दिग्विजय का ये दिव्य ज्ञान नया नहीं है। जब संसद ने 370 के खात्मे पर मुहर लगाई थी, तो भी दिग्विजय सिंह बयान देकर घिरे थे। उन्होंने कहा था, कश्मीर को बचाना हमारी प्राथमिकता है। 370 हटाने से कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस के एक और बयानवीर मणिशंकर अय्यर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोदी सरकार ने कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो कहा था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल है, इसलिए धारा 370 हटाया गया। कश्मीर और पाकिस्तान पर बयान देकर फंसने वाले कांग्रेस नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कुछ तो पाकिस्तानी मंच पर जाकर ऐसा बोल गए कि पार्टी को पचाना मुश्किल हो गया। 12 फरवरी 2018 को कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने गए मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया
कि दोनों देशों में हालात बेहतर करने के लिए लगातार बातचीत जरूरी है और ये नीति दिल्ली के पास नहीं है। वहीं 18 अक्टूबर 2020 को शशि थरूर लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में खुद तो नहीं गए, लेकिन वर्चुअली शामिल होकर बोल दिया कि कोविड को लेकर पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, जबकि भारत में हालात अच्छे नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर और इसी पर बहस शाम 5 बजे दंगल में मेरे साथ आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। 2022 के सेमीफाइनल के लिए टीम मोदी का ब्लूप्रिंट फाइनल है। चुनावी जीत के लिए दांव चल दिए गए हैं। पहले यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाकर विजय मंत्र दिया गया और अब तैयारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुनाव वाले राज्यों को साधने की है। मिशन 2022 के लिए शंखनाद हो गया, चुनावी शतरंज सज गया, रणनीति पर मंथन होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ बैठकों का दौर खत्म नहीं हुआ और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। कल प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठकें चली। शाम में शुरू हुई बैठक 5 घंटे बाद देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों से मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में मंत्रियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 2 साल में उनके कामों का ब्यौरा लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब तक कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के मंत्रालयों की समीक्षा हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में मिशन 2022 का अक्स भी दिखेगा, यानी उन राज्यों को तवज्जो मिल सकती है जहां चुनाव है। पीएम मोदी की कैबिनेट के फेरबदल को लेकर अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि अपना दल, एआईआईडीएमके और जेडीयू के नए प्रतिनिधियों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। 2022 का साल काफी अहम है। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में तो साल की शुरुआत में ही चुनाव हैं, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनावी बिगुल बजेगा। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यह संदेश साफ दे दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो चुनावों में उन्हें कहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे नतीजे देखने को ना मिले। अगले साल होने वाले 7 चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा भी यही तय करेंगे और यही कारण है कि बीजेपी 1 साल पहले ही चुनावी जंग में कूद पड़ी है। लेकिन ये जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने ब्रांड मोदी के सामने काफी चुनौतियां पेश की हैं। लाखों लोगों की जान चली गई, इलाज के लिए लोग दर दर भटकते रहे, अस्पताल में बेड की मारामारी थी, ऑक्सीजन के बिना हजारों की सांसें बंद हो गई। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब कोरोना की लहरों की मार से बिगड़ी छवि को दुरुस्त करने में जुट गई है। अब वैक्सीन में तेजी लाने पर जोर होगा, गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी आएगी, खाली पद भरे जाएंगे, रोजगार जुटाने पर काम होगा और सबसे बड़ी कोशिश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी। 2021 बीजेपी के लिए कोई ज्यादा खुशी देने वाला नहीं रहा।
बंगाल में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। केरल और तमिलनाडु में भी कोई जादू नहीं चला। पार्टी की कोशिश होगी कि 2022 उनके लिए बेहतर हो, कामयाबी कदम चूमे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साह के साथ आज तक ब्यूरो। तो 2024 लोकसभा के पहले 16 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर जगह बीजेपी की है बड़ी अग्नि परीक्षा। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए। आज देश की सेना को आज 341 जाबाज युवा अफसर मिले हैं। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज भव्य पासिंग आउट परेड हुई। सेना की पश्चिमी कमान की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी उन्होंने ली। इस पासिंग आउट समारोह में 84 विदेशी कैडेट भी शामिल हुए। ताकत वतन के इनसे है। एक ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।